नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय सेनाओं की आत्मनिर्भरता की नीति पर बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ आज एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी हैं। आपका स्वागत है बहुत-बहुत आज जयपुर डायलॉग्स पर। तो सही है, जो आत्मनिर्भरता की जो नीति है, जिसकी अब हम आप बात कर रहे हैं, तो ये वास्तव में ग्राउंड पे ट्रांसलेट हो रही है या कि अभी सिर्फ़ बातें ही बातें? देखो, आत्मनिर्भरता मैं जैसे बोलता हूँ अंग्रेजी में एक फ्लेवर ऑफ द सीजन है और देर आए दुरुस्त आए, ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत पहले थी। बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था। मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ने क्लियर टारगेट दिया है कि वो सिर्फ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ नहीं, मगर वो चाहते हैं कि $25 बिलियन की हम डिफेंस सेल्स एक्सपोर्ट्स करें और उस टारगेट के लिए हम सिस्टमैटिकली बढ़ रहे हैं। और मैं एक बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में अगर आप इतिहास देखें तो 3000 साल जो भारत का एक टॉप जीडीपी कंट्री था वर्ल्ड का, तो वो क्यों था? क्योंकि नॉलेज बेस भारत में थी। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई यूरोप में, 200 साल यूरोपियन ने सारी दुनिया को राज किया और फिर लास्ट 1 सेंचुरी के अंदर टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिकन ने राज किया। इसलिए आज अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, खास करके डिफेंस में जो सबसे मुश्किल है मगर सबसे जरूरी है, तो उसके लिए ये चाहिए कि हमको खुद का एक डेवलपमेंट मॉडल बनाना है। उसमें हमारे को नॉलेज इन्वेस्ट करनी है, एकेडमिया के साथ चलना है, साइंटिस्ट को बढ़ावा देना है, R&D के अंदर पैसा खर्चना है। तरह तरह के मॉडल दुनिया ने इस्तेमाल किए हैं। आप जानते हैं कि नॉलेज के अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में अमेरिकन ने बहुत सारे जर्मन और रशियन साइंटिस्ट को अपनी कंट्री में ले गए थे। उसके बाद आपने चाइना का मॉडल देखा, जिन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग का मॉडल किया। उसमें बाद उन्होंने दूसरे देशों से साइबर अटैक से और कई तरीकों से डिजाइन भी स्टील करने की कोशिश की। तरह तरह के मॉडल अपनाए हैं, मगर सबसे सक्सेसफुल मॉडल ये है, आत्मनिर्भर बनना है तो अपने आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करिए। एक अच्छे रास्ते पे हम चल पड़े हैं, सक्सेस आना शुरू हो गया है और सक्सेस आएगा। यदि आत्मनिर्भरता की ओर देखें भी तो हमारे जो भी डिफेंस का प्रोडक्शन है वो मुख्यतः सरकारी क्षेत्र में रहा है। और वैसे सरकारी क्षेत्र की भी बात करें तो ये जो आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ये प्रोडक्शन के फोरफ्रंट पे हुआ करती थी। बाद में ये कैसे पिछड़ गई? एक हमने कोई प्रोटोटाइप भी बनाया था एयरक्राफ्ट का, उसके बाद फिर हम पूरी तरह से विदेशों पर आश्रित हो गए। तो ये एक सारा का सारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है, ये सरकारी क्षेत्र में यदि होगा तब तो वही ढाक के 3 पात रहेंगे जो पहले थे। बिल्कुल सही कहा। देखिए, आज के दिन में ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्शन बल्क ऑफ इट गवर्नमेंट कंट्रोल से। देखिए क्या क्या प्लेयर्स हैं इस आत्मनिर्भर बनने के लिए। सबसे पहला तो गवर्नमेंट है, क्योंकि वो पॉलिसीज बनाती है, वो कई कुछ करती है, पैसा देती है, बजट की प्रायोरिटाइज करती है, वो बहुत कुछ करती है, गवर्नमेंट करती है। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी होती है, जिन्होंने फाइल वर्क सारा करना होता है। फिर आते हैं आर्म फोर्सेज, जिन्होंने जहाज को गए या डिफरेंट टैंक और सबमरीन का स्पेसिफिकेशन बनाना है। उसके बाद DRDO है, जिन्होंने रिसर्च करनी है। फिर डिफेंस PSUs है, जो ये सब गवर्नमेंट के क्षेत्र के लोग हैं। डिफेंस PSUs है, जिन्होंने ये फिजिकल प्रोडक्शन करनी है। और फिर आते हैं प्राइवेट प्लेयर्स। जो प्राइवेट प्लेयर्स लास्ट फ्यू इयर्स के अंदर ही घुसना शुरू है, मगर बहुत गर्व से कह रहा हूं कि ये प्राइवेट प्लेयर भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें अगर आत्मनिर्भरता एनालाइज करनी है तो ये सारे जो की प्लेयर्स हैं, गवर्नमेंट से लेके आर्म फोर्सेस और PSUs और प्राइवेट प्लेयर्स, इनको एनालाइज करना जरूरी है। DRDO की अगर बात करें तो मैंने एक DRDO के एक एक्स एम्प्लॉय, एक मैनेजरियल लेवल पे थे, उनसे एक बार मैंने इंटरव्यू किया था और उन्होंने DRDO के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। बेसिकली कंपैरिजन किया था DRDO और इसरो का, और उससे ये पता चलता था कि एक तरफ तो इसरो है जो अपने वेंडर्स डेवलप करती है, उनकी हैंड होल्डिंग करती है, और जो फ्रीडम मिली हुई है उसको भारत सरकार की ओर से, क्योंकि स्पेस डिपार्टमेंट हमेशा PMO में रहता है, उसका एक बड़ा पॉजिटिव यूज करते हुए और सारे काम अपने हिसाब से करके, और वो लगभग आत्मनिर्भर बन चुकी। और दूसरी तरफ DRDO है, जिसमें ये पता चलता है कि वो अगर एक उसका मिसाइल प्रोग्राम छोड़ दें तो बाकी जितनी भी उसकी लैब्स हैं वो पूरी तरह से अबूगिरी से ग्रस्त हैं। वैसे तो हम ब्यूरोक्रेसी को
प्रेम करते हैं, लेकिन डीआरडीओ एक ऐसी संस्था है जहाँ साइंटिस्ट भी बाबू बन गए। देखिए डीआरडीओ, मैं कुछ हद तक सहमत हूँ और कुछ मेरे विषय डिफरेंट हो सकते हैं। 1958 में डीआरडीओ सेटअप किया गया, मतलब कि इंडिपेंडेंस के थोड़ी देर बाद डीआरडीओ सेट हो चुका था। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बाय नंबर्स है। 25,000 लोग काम करते हैं, 5,000 तो उसमें प्रॉपर साइंटिस्ट है, बाकी सपोर्ट स्टाफ। तो मेरा कहने का मतलब है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद क्या क्या उनका आर्म फोर्सेस में क्या क्या उनकी डिजाइन की हुई चीजें सच में आज भी है, बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं। मगर प्रधानमंत्री ने 2020 में डीआरडीओ को एड्रेस किया। उन्होंने कहा था कि आप एक 10 साल के लिए एक प्लान बनाइए, रियलिस्टिक प्लान बनाइए, क्या क्या आप 10 साल में आपका रोड मैप होगा। और 2030 रोड मैप उन्होंने लास्ट ईयर डीआरडीओ ने पब्लिश कर दिया। मगर जो रोड मैप है, दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो उस रोड मैप में लिखी नहीं गई है। मगर क्या वो टेक्नोलॉजीज हम वहां पहुंच पाएंगे, कब पहुंचेंगे, क्या वो रियलिस्टिक है, इसमें अभी भी क्वेश्चन मार्क है। मैं इसरो और डीआरडीओ के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए कई टेक्नोलॉजीज जो धरती के लिए चाहिए, जैसे एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है, वो मच 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 मोर कॉम्प्लेक्स है एक स्पेसक्राफ्ट के लिए। स्पेसक्राफ्ट का एक बार इंजन चल गया तो उसने रॉकेट ने पूरा बर्न करना है और कहानी खत्म हो जानी है। और उसके बाद जो बाकी टेक्नोलॉजीज हैं वो भी जरूरी हैं, मगर कोई भी टेक्नोलॉजी इतनी डायनेमिक नहीं है जैसे एक फाइटर जहाज की है। फाइटर जहाज को 0 स्पीड से लेके कितना कुछ उड़ना है, कितनी जी खींचनी है, कितनी स्पीड सुपरसोनिक जाना है, फिर आके लैंड भी करना है, और फिर पायलट, और फिर दोबारा 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 उसने कितने हजार घंटे उड़ना है। सो कई टेक्नोलॉजीज डिफरेंट, बट इस बात में मैं पूरा सहमत हूँ क्योंकि स्पेस और एटॉमिक एनर्जी का कंट्रोल डायरेक्ट पीएमओ के पास था, डिसीजंस मेकिंग फास्ट थी, फंडिंग क्लियर थी, वो डीआरडीओ में नहीं हुआ। डीआरडीओ की अपनी ब्यूरोक्रेसी है, जैसे आपने कहा, साइंटिस्ट की अपनी ब्यूरोक्रेसी है, फिर वो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी एक ब्यूरोक्रेसी है, और इसलिए डीआरडीओ को मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इट विल बी अनफेयर कि हम डीआरडीओ के जो सक्सेसेस हैं उनको उनके बारे में ना बात करें। उनका मिसाइल प्रोग्राम है, उसमें हर तरह की मिसाइल है, एयर टू एयर, ग्राउंड टू एयर, अग्नि, स्ट्रेटेजिक मिसाइल, सब तरह की मिसाइलें वो उनकी एक सक्सेसफुल प्रोग्राम। बड़े रॉकेट्स उनके सक्सेसफुल, बड़े रेडार्स उनके सक्सेसफुल है, सर्टनली ग्राउंड रेडार बहुत सक्सेसफुल है, इंडक्ट हो चुके आर्म फोर्सेस में। एयरबोर्न रेडार में भी टाइम लग रहा है, मगर सुनने में आ रहा है कि आईसा रेडार जो एलसीए के लिए वो तकरीबन तैयार है, वो जल्दी हो जाएगा। और कई इलाके हैं जिसमें एंटी सैटेलाइट टेस्ट डीआरडीओ ने किया है, तो वो देखिए एक सक्सेसफुल है। और एलसीए, अब आप उसको सक्सेस कह सकते हो, हालांकि एलसीए को टाइम बहुत ज्यादा लगा। याद रखिए कि एलसीए की फर्स्ट फ्लाइट 2001 में हुई और आज 2023 के अंदर सिर्फ 34 जहाज है। इसके कंपेयर JF-17 जो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, 2003 में उसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई, यानी कि बाद में हुई, 2 साल बाद। आज 150 से जहाज ज्यादा उड़ रहे हैं। और J-20 चाइना का जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, वो 2011 में उसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई और आज 150 से ज्यादा उड़ी। तो इसका मतलब है जब हम कहते हैं कि एलसीए सक्सेसफुल हुआ है, मगर उसका जो टाइम लाइन्स हैं वो बहुत, और फिर कई चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई है। जैसे मेन बैटल टैंक अर्जुन कितने 140 अब इंडक्ट कर रहे हैं, 1985 से चल रहा है ये प्रोजेक्ट। सो देयर आर इशू। यूएवीज, अभी तक हमारा कोई यूएवी इंडक्ट नहीं हुआ सिग्निफिकेंट, हालांकि यूएवी एरो इंडिया में उन्होंने उड़ाई है इस साल, मगर सो देयरफॉर देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एवियोनिक्स, बहुत इलाके हैं जिसमें अभी सक्सेस नहीं। और सबसे बड़ा जिसको फेलियर कह सकते हो या सक्सेस जो नहीं हो पाया, वो एरो इंजन, कावेरी एरो इंजन, आप जानते हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं। तो इसलिए इनके कुछ सक्सेसेस जरूर हैं। वो एलसीए को हमको सक्सेस जरूर कहना है कि एक्सीडेंट इंसिडेंट फ्री फ्लाइंग हो रही है, 2 स्क्वाड्रें बन चुकी हैं, मगर और गति बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरा बात, मैं डीआरडीओ के लिए एक और बात बताना चाहता हूँ। देखिए आपस में जब हम बात करते हैं, डीआरडीओ आर्म फोर्सेस से बात करता है या गवर्नमेंट से करता है, जो टाइमलाइंस हैं और कैपेबिलिटी है उसको सच टेबल पे रखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप बहुत एम्बिशियस टाइमलाइन बता देते हैं और उस समय पे नहीं दे पा रहे, तो आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी तो इसका इफेक्ट होता है। सो डीआरडीओ के बारे में
मोटा मोटा मैंने समझा आज के दिन वो प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, टीओटी ट्रांसफर करिए और जिनों को अपने साथ जोड़िए, और अपनी फैसिलिटीज को भी उन्होंने कह दिया है। बड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, डीएस को डीआरडीओ को अभी काम करने की, अभी हाइपरसोनिक में हम शुरुआत में हैं। चाइना बिल्कुल ऑपरेशनलाइज कर दिया है, रशिया ने 9 हाइपरसोनिक वेपन फायर कर दिए हैं यूक्रेन के अंदर। दुनिया बहुत आगे निकल गई है। तो बहुत इलाके हैं जिसके अंदर हमको सक्सीड करना है। अभी तो एलसीए मार्क 1 पे है, वहां ने आना है, मार्क 2 आना है, आमका आना है, कॉम्बैट यूएवी आनी है, यूएवी इंडक्ट होनी है, लॉन्ग रेंज सैम्स बननी है, बहुत कुछ हमने करना। और फिर कह रहे हैं कि डीआरडीओ कि वो 110 किलो न्यूटन का इंजन भी बनाएंगे। बहुत खुशी होगी अगर वो कर पाए और जल्दी कर पाए।